सभी विद्यार्थियों का हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। अच्छी पढ़ाई आप कर रहे हैं क्योंकि 10th का यूनिट टेस्ट शुरू हो गया। अब 9th का भी यूनिट टेस्ट प्रारंभ होने जा रहा है और 9th के विद्यार्थियों को जो दो विषय में पढ़ा रहा हूँ, साइंस 2 और मैथ्स 2, इन दोनों के यूनिट टेस्ट का पोर्शन आपको मैंने भेज दिया है। यहाँ पर हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और यूनिट टेस्ट में पहला और दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट ये समाप्ति की ओर है। जो कुछ सवाल मैं आपको करा रहा हूँ वही सवाल करने हैं और कुछ विद्यार्थी रेगुलर चेक करा रहे हैं और उनको पढ़ाई भी आ रही है, लेकिन बाकी के विद्यार्थियों के लिए कठिन है। एक्सरसाइज 3.4 के मैं पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा ये 4 सवाल करा चुका हूँ। ये 4 ही सवाल करने, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारा पोर्शन जो है, कुछ पोर्शन जो डिलीट कर दिया गया है, तो वो हमें छोड़ देना है और जो जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैंने कुछ पिक्चर्स भी आपको किताब के निकाल कर भेजे, वे ही आपने सवालों को करना है। आज हम 3.5 की तरफ बढ़ने से पहले समरूपता के और थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और फिर इसके बाद 3.5 हम देखेंगे। तो समरूपता ये क्या होती है, ये हम लोग पहले आपकी कॉपी में आप परिभाषा लिखो और परिभाषा के साथ आकृति बनाओ और फिर उसके बाद 3.5 लिखना है। लेकिन 3.4 के 1, 2, 3 और 4 सवाल आपने पूरे कर लेने हैं। और 3.5 में अब हम नई संकल्पना पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समरूपता। ये हम छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देखेंगे। दो त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है और एक ऐसा त्रिभुज है। एक का नाम है XYZ, किताब में दूसरा नाम दिया है, वो नाम परिभाषा में आप लिखेंगे, लेकिन समझने के लिए ये लेंगे LMN। ये दो त्रिभुज है। अब इन दो त्रिभुज की तरफ हम देखेंगे तो ये सर्वांग सम, आप लोग जानते हैं सर्वांग सम का मतलब क्या है, सभी अंग समान। लेकिन समरूपता का मतलब रूप समान। रूप समान का मतलब है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों भी दिखने में एक जैसे, लेकिन इनके रूप समान है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि अगर आपका एक फोटो है जो मोबाइल में आपने खींचा और आप खुद है, तो आपका फोटो आपके जैसा दिखता है लेकिन आपके समान नहीं है। आपके हाइट अगर 5 फीट है तो मोबाइल में वो 5 फीट का फोटो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपके हाथ, आपके पैर, आपकी नाक, आपके नक्शे, आपकी बनावट, आपके बाल, आपके कपड़े सेम जैसे आप है वैसे ही फोटो के अंदर दिखेंगे। मतलब रूप समान, लेकिन साइज जिसको अपन कहते हैं वो समान नहीं है। तो इसमें भी इनके दोनों के रूप समान है, लेकिन साइज जो है, आकार जो है वो समान नहीं है। तो फिर क्या 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 बातें समरूपता में, इसीलिए ऐसे त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए इसमें 6 बातें कुल मिला के होती है। 1, 2, 3 और 1 और 4, 5 और 6। देखिए अब क्या क्या होता है। अब सबसे पहले त्रिभुज के नाम हम लिखेंगे। त्रिभुज का नाम है XYZ तथा त्रिभुज LMN। ये दो त्रिभुज लिए हमने, इसके नाम आपने ऊपर लिखे हुए LMN। अब इन दो त्रिभुजों के अंदर 6 बातें जो है, वे 6 बातें जो है वे आपको 6 बातें जो है आपको इसके अंदर दिखाई देगी। तो वे 6 बातें कौन कौन सी है। पहले तो 3 कोण। 3 कोण मतलब पहला कोण, पहला कोण, दूसरे कोण के साथ दूसरा कोण, और तीसरे कोण के साथ 3 लकीरें, तीसरा कोण। अर्थात कोण X के साथ कौन सा कोण आ रहा है, ऊपर का कोण है। बाईं तरफ कौन सा कोण है, Y के साथ कौन सा है, Y के साथ है N। और तीसरी जोड़ी जो है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तीसरा है Z, तो इधर कौन सा है, कोण N। एक लकीर वाला X और L, ये दोनों एक लकीर वाले कोण कैसे होंगे, सर्वांग। 2 लकीर वाले Y के साथ M, ये भी क्या होंगे, सर्वांग। और तीसरी जो जोड़ी है वे है Z के साथ N, तो Z के साथ N 3 लकीर वाली, ये भी आपस में सर्वांग हो। तो ये कोण कैसे हो गए, सर्वांग। अब है भुजाओं की बारी।
भुजाओं में पहली जोड़ी है ये वाली, एक लकीर वाली, एक लकीर के साथ। अब इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे? एक्स वाई के साथ है LM, ये बटे में आएगा। पहली जोड़ी और दूसरी जोड़ी का अनुपात समान है। दूसरी जोड़ी नीचे वाली आधार, और ये आधार, आधार और आधार मतलब YZ के साथ MN, ये भी कैसी होंगी? अनुपात समान। और तीसरी जोड़ी है ये भुजा और ये भुजा, 3 लकीर वाली, अर्थात XZ के साथ आपका है LN, और ये तीनों भी आपस में समान होंगे, अर्थात 4 5 6 में 3 जोड़ियां लिखेंगे। पहली जोड़ी 4 वाली की है XY बटे में LM अनुपात, दूसरा अनुपात है YZ के साथ MN, और तीसरा अनुपात है छठे नंबर पे LN, और ये सभी आपस में बराबर होंगे। अर्थात यहाँ पे 2 बातें हमने देखी कि इसमें कोण जो है ये है कोणों की जोड़ी, कोण जो है ये है सर्वांग सम, और भुजाएं जो है वो कैसे होंगी? समानुपाती। तो पहले त्रिभुज का नाम क्या होगा? XYZ त्रिभुज LMN के साथ ये निशान कहलाता है समरूप होता है, समरूप होता है। XYZ LMN के साथ कैसा होगा? समरूप होगा। तो इस प्रकार से समरूपता की परिभाषा में कितनी बातें लगेंगी? 3 कोण और भुजाओं की 3 जोड़ियां, टोटल होगी 6 बातें। कोण के लिए मैंने क्या बताया आपको? सर्वांग सम, और भुजाओं के लिए क्या बताया मैंने? समानुपाती। तो ऐसे त्रिभुज को समरूप कहते हैं। अब बगैर आकृति भी अपन इसको दिखा सकते। कैसे दिखा सकते? देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। XYZ और LMN, ये देखिए बगैर आकृति भी बता सकते। देखिए कैसे? पहले के साथ पहला, X के साथ L लिखा है, X के साथ L, दूसरे के साथ दूसरा, देखिए ये है, Y के साथ M, देखिए Y के साथ M, तीसरे के साथ तीसरा, Z के साथ M, Z के साथ। मतलब आप क्रम में देखिए, क्रम में भी वही क्रम आएगा, पहले के साथ पहली जोड़ी, दूसरे के साथ दूसरे के। अब भुजाओं में देखिए, पहली दूसरा, इधर का पहला दूसरा, ये दोनों हो गए बटे में XY LM, XY बटे LM। दूसरी जोड़ी कौन थी? ये दूसरी जोड़ी और ये दूसरी जोड़ी, ये भी कैसे होगी? दूसरी जोड़ी का नाम है YZ, इधर है MN। और फिर आएगा 1 3, 1 3 कौन था? 1 3 और 1 3, पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरे की जोड़ी, और पहली तीसरे की जोड़ी, XZ और LM, दिख रहा है? तो इस प्रकार से आकृति के बगैर भी इसको हम ऐसे अनुपातों को लिख सकते हैं। आकृति देखकर कैसे बनाएंगे ये बताया ही मैंने। 1 लकीर वाले, फिर 2 लकीर वाले, फिर 3 लकीर वाले। पहले कोण और फिर भुजाएं। कोण लिखेंगे सर्वांग सम, भुजा लिखेंगे बटे में। उसके बगैर अगर सिर्फ इतना भी दिया है कि ये दोनों समरूप है, तो भी हम लोग पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, पहला दूसरा बटे पहला दूसरा, दूसरा तीसरा बटे दूसरा तीसरा, और पहला तीसरा बटे पहला तीसरा लिखकर भी इसको हम समझा सकते हैं। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया आपका। देखिए अभी मैंने सिखा भी थी परिभाषा, और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.5 का हो गया है पूरा। तो ऐसा ये सवाल 3.5 का आपको पूरा कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। तो मैंने अभी समरूपता की परिभाषा भी आपको बता दी, और साथ में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपको 3 बातें याद करनी है। त्रिभुज XYZ में ये समरूप है त्रिभुज PQR, ऐसा लिखा, और XYZ की तीनों भुजाएं दिए, और आपको कहा है PQR की तीनों में से एक भुजा दी, 2 भुजाएं ज्ञात करो। देखिए कैसे लिखेंगे। अभी मैंने आपको जो सिखाया कि आकृति की भी आवश्यकता नहीं है,
अब इसको भुजाएं दिए कोण, तो इसकी जरूरत नहीं है कोण, आपको सिर्फ भुजाएं देनी है। अब भुजाएं को लेते समय हम लेंगे पहले एक्स वाई बटे में पी क्यू, पहली जोड़ी, पहला दूसरा पहला दूसरा। इस दूसरी जोड़ी में क्या लिखेंगे, वाई जेड और पी क्यू, वाई जेड और क्यू आर। और तीसरा, पहला तीसरा एक्स जेड बटे में पी आर। ये आपको समझ में आया कि फिर से एक बार लिखा, पहला दूसरा, इधर का पहला दूसरा, पहले अनुपात के रूप में, दूसरा तीसरा वाई जेड, इधर का दूसरा तीसरा क्यू आर, ये भी अनुपात में, इधर का पहला तीसरा एक्स जेड, इधर का पहला तीसरा पी आर, ये भी अनुपात में। अब दिया क्या क्या है देखिए, अब इसमें दिया है एक्स वाई बराबर 4, तो अपने मान भर देता हूँ, एक्स वाई का मान 4। फिर लिखा है एक्स जेड, एक्स वाई जेड बराबर 6, तो वाई जेड के लिए 6 लिख दिया मैंने। एक्स जेड बराबर 5, एक्स जेड बराबर 5 लिख दिया मैंने ऊपर। अब नीचे की तरफ जाएंगे, पी क्यू, पी क्यू का मान दिया है 8। आपसे अन्य दो भुजाएं ये ज्ञात करनी, क्यू आर निकालने की और पी आर निकालने की, ये दो निकालनी है। अभी अपन लोग 8वीं में भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से सीख लेना। ऊपर की तीनों भी भुजाएं थी 4, 6, 5, पी क्यू दी हुई है, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे, पहले अपन लोग इन दोनों को लेकर क्यू आर को ज्ञात करेंगे। इन दोनों को मतलब 4/8 बराबर 6 में क्यू आर, इसको लेंगे, फिर यह गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये हो गया 4 गुना में क्यू आर बराबर 6 गुना में 8। अब क्यू आर का मान निकालना है, तो गुणा इधर जाएगा तो बन जाएगा भाग, क्यू आर बराबर 6 गुना 8 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्यू आर का मान आ गया 6 दूनी 12। ये पहला उत्तर आ गया। अब इसके बाद अपने को दूसरा भाग ज्ञात करने का, ये पहला भाग हो गया, क्यू आर का मान निकल गया। अब अपने को ज्ञात करना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको पी आर निकालना है। तो क्या करेंगे, अभी ये दोनों को लिया, अब ये दोनों को लेंगे साथ, अर्थात 4/8 के साथ लेंगे 5/पी आर। अब इसका मतलब समझ लो, पहला बराबर है दूसरे के साथ, दूसरा बराबर है तीसरे के साथ, तो पहला और तीसरा भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, अर्थात तीनों भी आपस में, किसी भी दो को लिखा जा सकता। मैंने पहले दूसरे को लिखा और क्यू आर निकाल दिया। अब मैंने पहले और तीसरे को निकाल, दूसरे और तीसरे को भी नहीं लेना, ले सकते अगर क्यू आर का मान यहाँ लेकर, लेकिन ये 4/8 के साथ इसको दिया मैंने। अब फिर से वही सीधे गुणा करेंगे, 4 गुना में पी आर बराबर 5 गुना में 8, 4 जाएगा इधर, तो पी आर बराबर 5 गुना 8 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो पी आर का मान आ गया 5 दूनी 10। जो जो आप उत्तर निकालते जाएंगे उसको हाईलाइट। अब इसमें कहीं भी, अब इसमें आकृति के साथ समझाया, लेकिन इस सवाल 2 में हमें आकृति की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है, बगैर आकृति भी हम लोग इसको कर सकते हैं। आकृति भी बना के किया तो भी कोई गलत नहीं, लेकिन क्रम अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो उत्तर कभी भी नहीं आएगा, और जो भी आएगा वो रॉन्ग आएगा। इसलिए इसको भी आप लोगों ने समझ लेना है। तो इस प्रकार से 3.5 में हम लोगों ने आपको पहला और दूसरा सवाल करा है, तीसरा सवाल आपने को करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आप समझ लो। अब हम इतना करने के बाद प्रकीर्ण प्रश्न के संग्रह की ओर चलते हैं। यह आपने अपनी कॉपी में सबने उतार लेना है। अब हम चलते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह की ओर। इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ, इसको आपने समझ लेना है और अपनी कॉपी में उतार लेना है ध्यान से। और प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में कुछ सवाल ही आपको कराए जाएंगे, सब नहीं कराएंगे, उन्हीं सवालों को आपने बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि उतना ही अपना पोर्शन है, पोर्शन में कुछ कमतरता आ गई है। मैं रिक्त स्थान वाले सवाल को समझा रहा हूँ, ध्यान रखें, मैं रिक्त स्थान वाले सवाल को करा रहा हूँ, उतना ही आपकी कॉपी में आप करेंगे। यह है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का पहला। यदि दो भुजाएं 5 और 1.5 हो तो तीसरी भुजाएं इसमें से कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती। अब देखिए, पहली भुजा है 5
और दूसरी भुजा है 1.5। अब आपको ज्ञात करना है तीसरी भुजा कितनी होगी। ये त्रिभुज है, मान लीजिए ऐसा त्रिभुज है, एक है 5 और ये 1.5, ये अपने को बताना है, परंतु ये कितना नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें प्रश्न में दो बातें हैं अपने, वो ये बातें हैं, ये नियम लगेगा यहाँ पे। उत्तर बाद में बता ही रहा हूं आपको कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये नियम लगा है। तो कोई भी दो भुजाओं का योगफल, अब देखिए अगर यहां पर हमने क्या लेना है, ये 5 लिया हमने। अब पहला उत्तर है, अगर 3.7 अपन लेते हैं यहाँ 3.7, तो इस दोनों की टोटल करेंगे 1.5 जमा 3.7 किया तो कितना आ जाएगा 5.2। अर्थात 3.7 चलेगा। फिर अगर हम लेते 4.1, यहाँ पे ले लेते 4.1, तो 1.5 के साथ 4.1 की टोटल किया तो ये आ जाएगा 5.6। ये भी किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। ये भी किससे बड़ा है, 5 से बड़ा, तो ये भी चलेगा। तीसरा 3.8 अगर हम यहाँ पे लेते हैं, 1.5 के साथ लेते हैं 3.8, तो उत्तर कितना आ गया 5.3। ये भी 5 से बड़ा है, अर्थात दो भुजाओं का योगफल, यहाँ पे 3.8 अगर मैं लेता हूं तो ये दोनों भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, ये भी चलेगा। लेकिन लास्ट वाला जब अपन लेते 3.4 लेते हैं, जब अपन 1.5 के साथ 3.4 को जोड़ देते हैं तो आता उत्तर 4.9, और ये इस भुजा से बड़ा नहीं है, इसलिए सही उत्तर आएगा पहले का 3.4। पहले का सही उत्तर है 3.4, तो पहले का उत्तर आपका आ गया डी 3.4। इससे एक बार दिखा कि इन सब में 5.2 उत्तर आया, 5.6 उत्तर आया, 5.3 उत्तर आया, और ये सब 5 से बड़े हैं, तो नियम सही बैठता। परंतु ये उत्तर जो आया 4.9 वो 5 से बड़ा नहीं है, और बड़ा नहीं है तो ये 3.4 ये उसका उत्तर नहीं हो सकता, इसलिए पहले का उत्तर है। फिर देखिए दूसरा, त्रिभुज पी क्यू आर में आर बड़ा है क्यू से, आर बड़ा है कौन, क्यू से। ये आकृति बना देता हूं मैं, पी क्यू आर। तो कौन सी बात बड़ी होगी। अब इसमें देखिए आपको मैंने पिछली बार भी समझाया कि अगर पी क्यू आर में अब इसमें कौन सा नियम लगने वाला है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो बड़े कोण के सामने की भुजा, आर के सामने की भुजा कौन सी आएगी, मैंने सिखाया था, आर को मिटा दो तो ये हो जाएगी पी क्यू, और चिन्ह वही रहेगा। क्यू के आगे क्या आएगा, क्यू को मिटा दिया तो क्या बचेगा पी आर, अर्थात उत्तर है पी क्यू बड़ा है क्यू पी आर से, और ये कौन सा उत्तर है, दूसरा वाला, अर्थात इसका उत्तर है बी, इसका उत्तर है बी। यहीं पे क्लियर हो गया। फिर से देखो, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। आर के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली, इसका नाम क्या है पी क्यू, और क्यू के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली, इसका नाम क्या है पी आर। इस प्रकार से ये वाला उत्तर सही है। और तीसरे वाले में अपन लोग लिखेंगे, तीसरे वाला भी समझा देता हूं कि एक कोण है 65, एक कोण है 95। तीसरा वाला देखिए, मैं हल कर रहा हूं तो ध्यान से देखेंगे। और अपने कॉपी में जब आप रिक्त स्थान लिखेंगे तो इसको भी लिख लेना है, जो जो मैंने लिखा है ना उसको भी उतार लेना है, जिससे कि आपको समझ में आएगा
कि ये कैसा आया। तीसरे में देखिए त्रिभुज टी पी क्यू, ये है टी है 65, टी है 95। तो सबसे पहले अपने को ये कोण तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, फिर अपने को देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए तीसरा तो 95 और 65 इसकी टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 15 और 1 16, 160 आ गया। अब 160 को किस में से घटाएंगे, 180 में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना आता है, 180। अर्थात ये कोण आपका आ गया 20 अंश, 20। अब इनमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है, कोण पी सबसे बड़ा है, 95 वाला। फिर नंबर 2 पे क्या आता है, 65 वाला आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, 20 वाला आता है। ये अपना कोण आ गया क्यू, क्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों की टोटल आपने की तो ये हो गया 95 और 65, 160 आ गया। तो इसलिए कोण क्यों निकालने के लिए 180 में से 160 को घटाया तो ये 20 आ गया। तो सबसे बड़ा कोण 95 वाला है, नंबर 2 पे 65 वाला, 30। इसको ऐसा लिखते हैं, बड़ा है ये बड़ा है, 95 बड़ा है 65 से, 65 बड़ा है 20 से। 95 का नाम क्या है, ये है कोण पी, बड़ा है। 65 वाले का नाम दूसरे वाले पे कोण टी, और सबसे छोटा कोण 20 वाला कोण क्यू। अब ये स्टेटमेंट किसमें सही दिखाई दे रही है, ये। अब ये हो जाने के बाद ये तो हो गए कोण। अब इसके बाद अपने को उसकी भुजाएं ढूंढनी है। फिर से मैंने आपको सिखाया, उसको वापस लिख रहा हूँ यहाँ। वो त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम है टी पी क्यू। मैंने पीछे भी आपको आकृति के आधार पर भी बताया और नाम के आधार पर भी ढूंढना। अब पी के आगे क्या आएगा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़े, पी के आगे क्या आएगा, पी को मैंने छुपाया तो क्या बचा, टी क्यू, करेक्ट। फिर टी के आगे क्या आएगा, पी छुपाए तो क्या आएगा, पी क्यू, बरोबर। और अगर क्यू छुपा देते हैं, क्यू को अगर मैंने मिटा दिया तो क्या बचा, टी पी। आकृति से भी देखिए, पी के सामने क्या है, ये पी के सामने ये वाली टी क्यू, टी के सामने क्या है, टी है, इसके सामने ये भुजा है, सम्मुख भुजा कहते हैं इसको, टी क्यू। और क्यू के सम्मुख भुजा ये वाली है, इसका नाम है टी पी। अब ये आ गया। अब इसमें से उत्तर देखिए कि कौन सा सही है। और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि पहला वाला पी क्यू छोटा है टीपी से, पी क्यू छोटा है कि टीपी से, नहीं, बड़ा है टीपी से। फिर पी क्यू छोटा है टी क्यू से, पी क्यू छोटा है टी क्यू से, यस, पी क्यू छोटा है टी क्यू से, ये सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आएगा बी, ये स्टेटमेंट सही है। तो पहले का उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा, पहले का उत्तर है बी, दूसरे का उत्तर है बी, और तीसरे का उत्तर है आपका बी। इस प्रकार से ये सवाल उतार के इन तीनों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख लेना है, और यहीं तक अपने को सवाल करने हैं, पीछे के सवालों की तरफ मत जाइए। यहाँ पर हम पहला पार्ट 3 पूरा कर देते हैं। पोर्शन के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो अब इसके बाद रचना कार्य आने वाला है। सबने अपने पास कंपास बॉक्स रखना है, ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लेना है, और बड़ी कॉपी में ही इसे करना है। तो आपका जो पोर्शन है वो पहले 5 पार्ट रहेंगे, उसमें से 3 पार्ट पूरा हो गया। रचना कार्य जो है वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आखिरी का पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रह जाएगा, 5वां पार्ट। तो ये यहाँ पर 3 पार्ट पूरा हो जाता है। फिर से दोहराऊं, यूनिट टेस्ट अगले हफ्ते में होने वाला है। पोर्शन यूनिट टेस्ट का, पोर्शन जो है यूनिट टेस्ट का है पार्ट 1 और 2, ये आपका यूनिट टेस्ट का पोर्शन, यूनिट टेस्ट। तो इसको भी मैंने आपके मोबाइल पे डाल दिया है। इसकी पढ़ाई अपने को करनी है कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में पार्ट 1 और 2 के सभी ऑब्जेक्टिव सवाल, हल करने वाले सवाल 1 और 2 अंक के आने वाले हैं। तो इसकी अच्छे से पढ़ाई करनी है, जो आने वाले दिनों में होने वाली है। मैं यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ, यूनिट टेस्ट में ये जो आपकी अगले हफ्ते में होने वाली है, नेक्स्ट वीक में होगी जो आपकी, उसके अंदर आपको नेक्स्ट वीक में पोर्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 के सब ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव का मतलब है, मैंने लिखा है रिक्त स्थान, जोड़ी बनाओ, असंघर्ष सभी सब आएंगे, और उसके साथ में आपको आकृति बनाओ भी आने वाला है, और हल करो वाले सवाल भी आने वाले। यही हम रुकते हैं। थैंक यू फॉर दिस।